हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश में परावर्तन वाला चैप्टर। पूरा एक ही वीडियो में हम क्रम से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या कह लीजिए जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। और प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। चलिए, अब वैसे डिफिनीशन तो पूछा नहीं जाएगा, जानना चाहिए। अब इसकी विशेषताएं कौन सी हैं उसको हम क्रम से समझ लेते हैं। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बताइए होती कि नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता क्या लगता है, बताइए भाई, होती है नहीं होती है? जो प्रकाश जब चलता है, देखिए सूर्य से चलता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, तो बीच में निर्वात है ना, वहां कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब बताइए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती है? नहीं होती है भाई, नहीं समझ में आ रहा है? सूर्य से प्रकाश आया, पृथ्वी तक पहुंचा, तो बीच में जो निर्वात है ना, पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक निश्चित दूरी तक वायुमंडल है, उसके बाद निर्वात है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और प्रकाश, दूसरी बात, प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये सब याद रखना है। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि प्रकाश की निर्वात में, कहाँ? निर्वात में चाल जो होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, या वायु में भी कह सकते हैं आप। ठीक है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दीजिए भाई, निर्वात या वायु में इतनी होती है, और अन्य माध्यमों में, अन्य कोई माध्यम हो तो प्रकाश की चाल इससे कम ही होती है। ठीक है, इससे कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब तरंग के रूप में चलता है तो तरंगे जानते हैं अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य होती हैं। तो प्रकाश वाली जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। आप अनुप्रस्थ तरंगे जानते हैं क्या होती हैं? जब तरंगे इस प्रकार चलती हैं कि उनके चलने की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत हो। तरंग के चलने की दिशा, या कहिए तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा के लंबवत हो। जैसे समझिए, ये यही समझ लीजिए, ये तरंग इधर चल रही है, कंपन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये कौन सी होगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। देखिए इस प्रकार से ये, ठीक। अब ये देखिए कंपन ऊपर नीचे हो रहा है और तरंग चल रही है इधर की ओर। ठीक है, तो ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहाँ से शुरू हुआ, फिर देखिए अधिकतम विस्थापन शून्य, विपरीत दिशा में अधिकतम होकर फिर शून्य हो गया, तो एक कंपन पूरा हो गया। क्या हो गया? एक कंपन पूरा हो गया, या एक साइकिल कह लीजिए, एक चक्र कह लीजिए। प्रकाश द्वारा एक कंपन पूरा करने में जो दूरी तय की जाती है, एक कंपन पूरा करने में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं? अरे बोलिए भाई, नहीं समझ? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, क्या है? तरंग दैर्ध्य। और इसको किससे परिचित करते हैं? लैम्डा से। समझ गए? एक कंपन पूरा हुआ मतलब देखिए यहाँ से ये अधिकतम, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होकर शून्य, ये हो गया। ये दूरी जो होती है तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, नीचे लिख दें या ऊपर ही लिखते हैं? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ध्यान दीजिए, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का परास, ऐसे कह लीजिए। परास मतलब निम्न सीमा उच्च सीमा, है ना? निम्नतम कितना होता है, अधिकतम कितना होता है। तरंग दैर्ध्य का परास जो होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से
कितना होता है भाई? 7800 एंगस्ट्राम। ठीक है, एक एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है? एक एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है भाई? 10⁻⁻10 मीटर। ये प्रकाश की जो विशेषताएं हैं इतनी आपको याद रखनी है ना, जिनमें से ये देखिए दो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अच्छे से याद होना चाहिए। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है ये 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की परिभाषा और विशेषता हो गई। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको देखिए चित्र के माध्यम से हम लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं कैसे। प्रकाश जब किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो टकरा कर इस माध्यम से, देखिए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर सुनो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर पड़ती है या कह लो टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब किन किन माध्यमों में प्रकाश चलता है ये तो याद होगा ना। कौन कौन से माध्यम हैं? देखिए सबसे पहले तो हम कह लेंगे निर्वात। ठीक है, पहला माध्यम क्या हो गया? निर्वात। दूसरा हो गया वायु। ठीक है, वायु के अलावा जल, कांच, हीरा, इन माध्यमों में जो है प्रकाश चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने ये कांच का बना लिया है, इसमें पॉलिश लगा दिया है, और जब पॉलिश लगा देंगे तो प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, वहीं से लौट जाएगा ना। शीशा चमकाए हो ना कभी बचपन में ना, इधर लाइट आई इधर घुमा देते हो, वही वो प्रक्रिया क्या होती है? परावर्तन। तो प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर टकराती है या आकर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस प्रक्रिया को या इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए ये जो पॉलिशदार सतह है जिससे जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल हो गया। जिस तल से, ध्यान दीजिए अभी पूछेंगे एक एक लोग से, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तक तल पर आने वाली किरण, या वैसे भी कह सकते हैं आने वाली प्रकाश की किरण को, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपतित किरण परावर्तक तल के, देखिए परावर्तक तल समझ गए, ये परावर्तक तल है। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है आपतन बिंदु, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक तल। ठीक है, अब देखिए टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तक तल ऐसे कहिए, परावर्तक तल पर टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण याद रहेगा। ये देखिए परावर्तक तल पर टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, चलिए यहाँ हम लंब खींचेंगे 90 अंश, ये हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब ये लंब किस पर होता है भाई? परावर्तक तल पर। ठीक है, तो ये चारों पांचों डेफिनेशन याद हो गया। बताइए भाई आपतित किरण, बढ़िया, आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण। परावर्तक तल क्या है? जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है
वाह। परावर्तित किरण क्या हो गई? टकराकर वापस जाने, उसी माध्यम वापस जाने वाली परावर्तित किरण। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं, वाह, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण, इसको प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, और देखिए ध्यान से, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण। ठीक है, चलो बताओ, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा इसको क्या कहेंगे? देखिए, आपतित किरण अभिलंब आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब परावर्तन कोण। बहुत बढ़िया, तो यहां लिख दें हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया आर। ठीक है ना, ये सब डेफिनेशन याद हो गया भाई। चलिए अब परावर्तन एक बार फिर से बता दीजिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? चलो हेमंत बताओ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जल्दी। आती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो हाँ, वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इतना देखिए, परावर्तन यदि आ जाए एग्जाम में, आप डिफिनीशन लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, और नियम आ जाए, ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम आ जाए तब भी आपको ये फिगर बनाना है, और बताएंगे कि प्रकाश का जो है, प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर होता है। ठीक है, दो नियम होते हैं जिसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पहला जो है नियम प्रकाश के परावर्तन का है, देखिए क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। याद है ना? चलिए बताइए, सोनल बताओ, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, जल्दी बोलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस बैठ जाओ। अब दूसरा नियम क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। चलिए बताइए, प्रीति बताओ क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। बस, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों नियम हो गया ना? याद हो गया सबको? चलिए आगे बढ़े फिर। किसी को नहीं याद हुआ? याद हो गया? बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कांच का खोखला गोला जो है इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हो गया अपवर्तन। पहले परावर्तन पढ़ लो पूरा, फिर गोलीय दर्पण। ये क्या है? गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, कांच का खोखला गोला कहीं पालिश वॉलिश नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसको लो हम तोड़ देते हैं, एक टुकड़ा ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रकाश की किरण आएगी, आर पार निकल जाएगी ना। अब क्या करेंगे भाई? पॉलिश कर देंगे, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? प्रकाश किरण जब आएगी तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, यानी प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, चलिए यही टुकड़ा था। अभी हमने पॉलिश जो है इस उभरे हुए तल पर किया, अब पॉलिश कर दे रहे हैं झुके हुए तल पर। ठीक है, तो ये जो हमारा बन जाएगा दर्पण। क्या बना? दर्पण। अब इनमें से एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जब परावर्तन, ध्यान दीजिए, जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो, परावर्तन कहाँ हो? उभरे हुए तल से हो, तो वो उत्तल दर्पण होता है, और जब परावर्तन झुके हुए तल से हो तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलो सूरज बताओ, ये पहला फिगर है, ये दूसरा है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है? ये पहला वाला उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण? अवतल दर्पण क्यों इसको कहेंगे भाई? कैसे पता ये अवतल दर्पण है? क्योंकि परावर्तन झुके हुए तल से होता है। ये कैसे पता चला कि परावर्तन झुके तल से होगा? चूंकि पॉलिश उभरे हुए तल पे किए हैं, पॉलिश उभरे हुए तल से किए हैं तो परावर्तन झुके हुए तल से होगा, तो ये अवतल दर्पण होगा। चलिए बैठिए, ये अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण समझ लीजिए भाई, उत्तल दर्पण यही होगा, परावर्तन
उभरे हुए तल से हो रहा। देखिए ये उभरा हुआ तल है ना, यहीं से परावर्तन होगा। चलिए ये बन गया उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण कैसे बना, ये समझ में आ गया कैसे बना दर्पण। ठीक है, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे। ठीक है, पॉलिश कर देंगे। और पॉलिश किसकी की जाती है, किस चीज़ का पॉलिश कौन सा पॉलिश लगाया जाता है, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है, पॉलिश लगाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। दर्पण कैसे बना, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। चलिए अब दर्पण के बारे में थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए ये अवतल दर्पण में हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इधर देखो, इसमें परावर्तक तल आपको दिख रहा है। देखिए परावर्तन यहीं से होगा ना, तो ये पूरा तल क्या है, परावर्तक तल हो गया। ठीक है, तो दर्पण के चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और अब देखिए ये देखिए किसी कांच के खोखले गोले से बना ना, कांच के खोखले गोले से बना है। तो ये जिस कांच के खोखले गोले से बना हुआ है, उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। याद रहेगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र समझ में आ गया। चलो बताओ, ध्रुव क्या है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, बताओ महक, बोलो फटाफट, वक्रता केंद्र क्या है। फिर से सुनो, और दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना हुआ है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए अब बताइए, बोलिए वक्रता केंद्र। दर्पण जिस उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब वक्रता केंद्र समझिए। ये देखिए, ये कोई गोला है, ये तो आप अच्छे से जान रहे हो, ये केंद्र हो गया ना, ये हो गया केंद्र। ठीक है, अब केंद्र, और इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई क्या बोलते हैं, परिधि, है ना, ये क्या है, परिधि। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये इस गोले की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही यहाँ वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो फिर समझिए वक्रता त्रिज्या कैसे कहेंगे, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उसी गोले के त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या है ना, ये आर से प्रेरित होती है, ये आर। ठीक है, और ये ध्रुव पी होता है। ध्रुव क्या होता है, पी। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं ना, वक्रता त्रिज्या। चलिए वक्रता त्रिज्या बताइए, कोमल बताओ, वक्रता त्रिज्या परिभाषित करो। देखिए यहां से भी आप कह सकते हैं गोले के वक्रता केंद्र, इधर देखो, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बताइए वक्रता त्रिज्या, कहिए एक बार। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। देखो वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, जैसे वक्रता केंद्र को किया है ना। वक्रता केंद्र कैसे किए थे, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सही है,
तो अब वैसे वक्रता त्रिज्या भी कर सकते हो। कैसे? दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद हो गया? चलो आर्य बताओ वक्रता त्रिज्या। बस ठीक है। और दूसरी तरीके से परिभाषित करो, कुमकुम करो फिर से। दर्पण जिस गोले का, ऐसे करके, दर्पण जिस गोले का उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद हो गया ना? चलो ठीक है। फहीम बताओ वक्रता त्रिज्या। चलो खड़े हो जल्दी, शर्मा रहा है। हाँ चलिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के, ठीक है, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्यान दीजिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष समझ में आया क्या है? बताओ मुख्य अक्ष क्या है? और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलो आमरीन बता दो मुख्य अक्ष क्या है? आराम से आराम से। ध्रुव और वक्रता केंद्र से, देखिए ये लाइन जो है कहाँ जा रही है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए बताइए, साफ साफ कहिए। रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, इसको मिटा दें वक्रता त्रिज्या। समझ लीजिए ये आर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। क्या होता है? फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए रूपांशी बताइए फोकस बिंदु कैसे कहेंगे? मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र किसका? दर्पण का, चाहे गोली चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब हम बोलें तो उसमें बीच मत बोला करो, जब पूछा जाए तो बताओ। समझ में आ गया इतना डेफिनेशन? देखिए क्या क्या, ध्रुव जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लीजिए, यहाँ साथ में बोल सकते हो लेकिन धीरे धीरे। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस गोले कटा हुआ भाग है उस गोले के केंद्र को, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले की त्रिज्या को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र, ध्यान से, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। फोकस बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। याद रहेगा? चलिए अब देखिए, दर्पण द्वारा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम समझना है ना। तो ध्यान से पढ़ते जाइए। अभी देखिए ज़्यादा 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए आपको 3-4 बातें याद रखनी है। पहला समझ लीजिए, ये हो गया ध्रुव, फोकस बिंदु, बात मत करो जी, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहां से देखिए पहली बात हमको याद रखनी है, जब देखिए ये क्या है, इस लाइन को क्या कहते हैं? अभी लिखे थे भाई, हाँ बढ़िया, मुख्य अक्ष। याद रहेगा ना, ये मुख्य अक्ष है। अब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अब टकरा कर फिर उसी माध्यम वापस जाएगी ना, परावर्तन होगा, उसी माध्यम लौटेगी, है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से लौटेगी। तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। याद रहेगा क्या?
अच्छा ये देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी बना दें, लो बना दे रहे हैं। ये देखिए क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण। अब पॉलिश देखिए, झुके तल करेंगे, परावर्तन होगा उभरे हुए तल से। ये हो गया फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। देखिए ये समांतर जब आएगी प्रकाश की किरण, ध्यान दो जी, समांतर आएगी तब तो ये देखिए ये है ना, दूर हट जाएगी, इसे दूर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। अब ये देखिए ऐसे जा रही है प्रकाश किरण, ठीक। अब ये कहाँ से जाएगी भाई, समांतर आने वाली फोकस से जाती है, अभी बताया। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी, समझ गए क्या। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, या मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। चलिए अब अगली बात, इसको मिटा के बनाएं, छोटा छोटा बना दें यहीं। चलिए अलग अलग कलर से बना दे रहे हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी, देखिए क्या इस लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव। अब जिस गोले से बना उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। रिवाइज करते जाइए जिससे जो है याद करने की जरूरत ही ना पड़े, यहीं याद हो जाए, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को फोकस। अब देखिए अभी बताया कि जो समांतर आती है प्रकाश की किरण, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है, ठीक है। इसी का उल्टा भी होता है, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। वैसे यहाँ भी बना सकते हो, ये पॉलिश कर दीजिए भाई थोड़ा सा। ये फोकस बिंदु से कैसे लाएंगे भाई, ऐसे ले आइए, फोकस बिंदु के सीध में ले आइए, ठीक। तो ये कहाँ जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक। दोनों बात याद हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से हो जाती है, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। चलिए बताइए, ये दोनों बात कह दीजिए, सच सोनम बताओ। फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब परावर्तन की बात थोड़ा साइड कर लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, फोकस बिंदु से हो जाती है, ठीक। और यहाँ क्या कहेंगे, एक मिनट बोलो, क्या कहेंगे, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए ठीक है, ये दो बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो याद ही हो गया ना, वाह। ये देखिए हमारा हो गया दर्पण, ये हुआ दर्पण, और इसके मध्य बिंदु ध्रुव, जिसका केंद्र है, देखिए जिस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से, इधर देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र से जो होकर के प्रकाश किरण आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक। एक फिगर और इसी में बना दे। तीन कंडीशन याद हो गया, याद हो गया तीनों। चलो खुशबू बता दो तीनों जल्दी जल्दी, एक बार हम कहें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस चली जाती है, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी बोलो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, ठीक है। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, ठीक है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है। चलिए याद हो गया तीनों, सबको याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये ध्रुव पर जब प्रकाश की किरण आएगी, चौथी बात ये देखिए, तीसरा कंडीशन था, चौथा ये है, इसका यूज बहुत कम होता है लेकिन होता है, कम होता है मगर होता है। चलिए, ये प्रकाश की किरण कहाँ आ रही, ध्रुव पर अगर आके टकरा रही है ना, तो हम देखिए परावर्तन का वही नियम लगेगा जो देखिए इधर ये आपतन कोण होता है ना, जितने कोण पर यहाँ से आती है आपतित किरण उतने कोण से यहाँ परावर्तित हो जाती है, ठीक है। जितने कोण से ये आएगी उतने कोण से वापस चली जाएगी, याद रहेगा। चलिए बस 4 कंडीशन है भाई। अब फटाफट फिगर हम बना लेते हैं, एक एक फिगर बनाएंगे, तुरंत वही मिटा के फिर आगे अगला। देखिए पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो,
चलिए कॉपी पे हमारे साथ खींचते जाइए, अभी चेक करेंगे बनाने के बाद। चलो साथ में खींचते जाओ। जब वस्तु अनंत पर है, देखिए अनंत से यानी दूर से आने वाली प्रकाश किरण। चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, जब वस्तु हो ना तो आसानी से हम समांतर यहाँ खींच लेते ना। ऐसे बनाइए दर्पण में, फोकस बिंदु से देखिए प्रकाश किरण को ले आइए। प्रकाश किरण कहाँ से ले आ रहे हैं? फोकस, मुख्य फोकस से। ध्यान दो, अब ये मुख्य फोकस से आ रही प्रकाश की किरण, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। वाह, ये देखिए समांतर हो गई। हाथ से खींच रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप लोग स्केल से बनाएंगे सही बनेगा। तो ये देखिए फोकस से आ रही है, समांतर हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात, वक्रता केंद्र से होकर के जब आएगी, कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से होकर के जब आएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये वक्रता केंद्र से आई, यहीं से वापस चली जाएगी। ये देखो आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक बात जो है और याद रखिए कि परावर्तन के पश्चात दो किरणें जहाँ मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात दो किरणें जहाँ पर मिलती हैं, क्या होता है वहाँ? वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ये फोकस बिंदु पर। ठीक, कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु। देखिए फोकस से ले आए, समांतर हो गई। ये वक्रता केंद्र से आएगी, वापस जाएगी, फोकस पर मिलेगा। जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो इसके प्रतिबिंब की प्रकृति, चलो शिवम बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए वास्तव में प्रकाश की किरण इधर मिल रही है ना, तो ये होगा वास्तविक। और याद रखिए कि दर्पण में जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। देखिए उल्टा बनाना, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। आगे होगा पीछे होगा, सामने होगा? चलिए सामने बनेगा प्रतिबिंब। और कहाँ बना है? जब वस्तु अनंत पर है तो यह बनेगा फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। समझ में आया? और छोटा, अत्यंत छोटा, ये लीजिए अत्यंत छोटा। ठीक है, बन गया। चलिए दूसरा बनाइए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत, ये फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, या ऐसे कह दीजिए वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। चलो ये बनाइए फटाफट भाई, बिना हमारे बनाए देख रहे हैं कौन बना लेता है। ये कैसे करेंगे? समांतर लाएंगे प्रकाश की किरण को, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, ले जाओ फोकस से। हो गया। अब दूसरी किरण कोई और खींच लो, या तो वक्रता केंद्र से लेके आओ, या फोकस से लेके आओ, या फिर ध्रुव से लेके आओ। तीन तरीके से इसका फिगर बना सकते हो, है ना। तो कौन सा खींचें? चलिए फोकस से ले आइए। ये फोकस से ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक, और ये बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सामने बनेगा। फोकस बिंदु हुआ, या ऐसे लिख दें समझ जाएंगे, एफ हुआ सी के बीच में। एफ मतलब फोकस बिंदु, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच में। और ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा? छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए फटाफट करिए भाई। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, और कैसा बना? वास्तविक, उल्टा। ठीक, हो गया, बना लिए। चलिए तीसरा देखते हैं कंडीशन। मिटाएं इसको। वाह बहुत बढ़िया।
हमसे पहले बना लिया करो, तरीका वही है, क्योंकि हमको समझाना भी होता है। चाहोगे तो हमसे पहले बना लोगे। चलो वाह, अब ये देखिए बन गया इतना। ये काम सब में करना हमको, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब रखेंगे थोड़ा और नज़दीक ले आएंगे। तीसरा कंडीशन, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो रख दीजिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रख दिए। अभी देखिए समांतर जो आएगी प्रकाश की किरण, समांतर जो आएगी, परावर्तन होगा कहाँ से हो जाएगी? फोकस बिंदु से। ठीक है, अब दूसरा फोकस बिंदु से ले आइए, कहाँ से जाएगी? ये समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, इसको सीधा करना पड़ेगा। ये भाई वक्रता केंद्र पर मिलना चाहिए था। चलिए बना दे रहे हैं इसे। तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक उल्टा होगा, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर, सी पर बनेगा। और आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार का। कैसा? वस्तु के आकार का। वस्तु के आकार का बन जाएगा। ठीक है, बन गया ये। चलिए चौथा कंडीशन अब बनाते हैं। यही बना दे, नहीं वही बनाएंगे। जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर होगी तो देखिए समांतर आने वाली फोकस से जाएगी और फोकस से आने वाली समांतर कर दिए, तो ये मिलेगी कहाँ? वक्रता केंद्र के सीध में ही मिलेगी। हमारा थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है, सही से बनाओगे तो यही मिलेगा। सही से बनाने का मतलब याद रखना है कि फोकस बिंदु कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, मध्य में। ठीक है, अगला बनाए। हो गया? सबका हो गया? वाह। चलिए अब चौथा कंडीशन थोड़ा और नज़दीक ले आइए। और नज़दीक मतलब ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में हो, बीच में हो। ठीक है, ये लो। चलिए इसको बनाइए। कैसे ले आए प्रकाश की किरण? समांतर ले आओ, समांतर। जब वस्तु दिखे तो पहली किरण समांतर ही लाया करो। ये समांतर आ रही, कहाँ जाएगी? फोकस से। यहाँ स्केल लगा लेना, इसे खींच देना सीधे। हो गया? ठीक। अब अगली किरण कहाँ से ले आओगे? फोकस से। ले आओ फोकस। ये फोकस से आएगी। अब ये कहाँ से होके जाएगी? कहाँ से होके जाएगी? समांतर। तो ले जाओ भाई समांतर। अब ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर मिलेगी। ठीक है, तो जब तक वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु थी तो इसके अंदर बन रहा था। चलिए अभी याद करा देंगे, अभी समझते। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वास्तविक उल्टा और सामने तो होगा ही, वास्तविक उल्टा और सामने होगा। अब ये बनेगा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, सी से अधिक दूरी पर। अधिक दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ कैसा होगा? बड़ा बन जाएगा। वह ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन है पांचवा। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो। वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस पर। मिटा दें इसको। बन गया? चलिए वस्तु को रख देंगे कहाँ? फोकस पर रखिए। ठीक है, तो फोकस पर रख करके बनाइए भाई। ये देखिए वस्तु हो गई। कैसे ले आएंगे? वही बात, 3 बात याद रखो, बन जाएगा। समांतर लाओगे, कहाँ से जाएगी? फोकस से ले जाओ। ठीक है, अब ये वस्तु फोकस पर ही है
तो फोकस से होकर के कैसे आएगी, दिक्कत होगा। वक्रता केंद्र से इसको ले जाओ, ये देखिए ध्यान से, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस बिंदु, ध्यान दो, ध्रुव से फोकस की बिंदु की जितनी दूरी होती है उतने वक्रता केंद्र से फोकस की दूरी होती है। तो क्या लग रहा है, गलत बना है, ये सी और दूर होगा, है ना। सी और पी के बीच में एफ होना चाहिए, है ना। अब ठीक है, एक और दूर करना होगा, सही है। अब देखो वक्रता केंद्र से इसको ले जाओ, शिवम समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आया तभी जो है ना स्वागतम होगा तुम्हारा। ये देखो, अब ये वक्रता केंद्र से जो होके आएगी, अब देखो ये टकरा कर वापस लौट जाएगी, है ना, उसी मार्ग से वापस जाएगी। अब ये भाई मिलेगी नहीं, ये समांतर निकल जाएगी ना। तो वास्तविक ये बनेगा वास्तविक उल्टा और सामने, क्या मतलब अनंत पर बनता है, सीधे कर लीजिए, अनंत पर बनेगा। ये क्या हुआ, इसमें इंक डालिए भाई, ये बनेगा कहाँ, अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक। अगला बनाए, बन गया। जब वस्तु फोकस, अभी देखिए, अभी हमने पहला फिगर जब बनाया था उसमें क्या था, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बना फोकस पर, सही है। अब जब वस्तु फोकस पर हो गई तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चलिए मिटा दें। चलिए एक लास्ट छठवां वाला कंडीशन, इसमें होगा, वस्तु को थोड़ा और नज़दीक ले आइए, मन बनाओ मत बीच में। ये फोकस बिंदु हो गया, ये फोकस ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र, ठीक है। बना लिए हो कुछ लोग, सब बहुत बढ़िया बना लिए हो, अच्छी बात है। जो नहीं बनाए हैं उनको बनाने दो, हम भी नहीं बनाए, हम भी बना लें। चलिए अब वस्तु कहाँ रख दिए, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, अब देखिए वही बात फिर से, समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी कहाँ से जाएगी, फोकस से, ले जाओ भाई, ठीक है। अब अगली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से लेके जाओ, लो इसको थोड़ा और दूर कर दो, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा हमको इधर पीछे की तरफ, ये देखिए वक्रता केंद्र वाली वहीं से लौट जाती है ना। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे हम लोग तो ये जहाँ मिलेगी, अब क्या करें भाई, मिलाना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए अब तक कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। एकमात्र कंडीशन है जब ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और कब सीधा बनेगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। क्या कर लीजिए, फोकस और, क्या कर रही हो जी, फोकस और दर्पण के बीच में हो, ठीक है। तो ये बन गया कैसा, अब बन गया आभासी। जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए ये 6 कंडीशन हमारी हो गई दर्पण बनाने, प्रतिबिंब बनाने की अवतल दर्पण द्वारा। अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, पहले कॉपी आप लोग चेक कर लें। हम अब समझेंगे हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के ये जो 6 कंडीशन हैं, इनको देखिए मैप के माध्यम से एक ही लाइन में 6 कंडीशन याद करेंगे हम। देखिए कैसे, ये फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र, ठीक है। पहला कंडीशन हमने क्या किया था, जब वस्तु अनंत पर है, ले पहला कंडीशन, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, फोकस पर। पहली कंडीशन ये लीजिए, देखिए समझिए, 1 लिखे हैं, यहाँ 1 लिखे हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर। अब ये नीचे लिखे हैं ना, मतलब उल्टा बनेगा, सही है,
इधर ध्यान दो। अब दूसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, ये लीजिए दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, देखिए जैसे जैसे वस्तु नजदीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर होता चला जाएगा। ठीक है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बना फोकस। अब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी, या कह लीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, उल्टा और वास्तविक होगा ही। अब तीसरा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, बताइए भाई, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सही है। चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, और दूर करेंगे अब, है कि नहीं, जैसे जैसे नज़दीक ले आओगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या कह लीजिए वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बन जाएगा। याद हो गया। चलिए पांचवा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बन जाएगा। ठीक, ये पांचों कंडीशन जो हैं इन सब में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा सामने। पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक उल्टा और सामने, वास्तविक उल्टा और सामने ही बनेगा। सही है। चलिए, और दूसरी बात याद रखना है कि जैसे जैसे वस्तु नज़दीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। क्या क्या फैक्टर है समझिए। पहला, जब वस्तु को जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। ठीक, दूसरी बात, जब तक वस्तु फोकस बिंदु से अधिक दूरी पर है, देखिए ये पांचों कंडीशन में फोकस बिंदु या उससे अधिक दूरी पर ही वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक उल्टा और सामने बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सामने बनेगा। ठीक, चलिए, और तीसरी बात ये याद रखनी है कि जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ले आएंगे, देखिए पहला बताया था वस्तु को नज़दीक ले आएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, जैसे जैसे नज़दीक ले आएंगे वस्तु का आकार भी क्रमशः बढ़ता जाएगा। देखिए सबसे छोटा प्रतिबिंब यहाँ बना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ देखिए वस्तु के आकार का हो गया, अब तक छोटा था, है ना। पहले दो कंडीशन में वस्तु कैसा, प्रतिबिंब कैसा था, छोटा था। फिर जब वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार का बन गया। ठीक, अब और नज़दीक ले आए तो ये और दूर हो गया, अब नज़दीक ले आए और दूर हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई अब बढ़ गई। ठीक है, तो अब बताओ किन दो कंडीशन में वस्तु का आकार छोटा होता है, जब वस्तु अनंत पर हो या वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो छोटा बनेगा ना, और बड़ा कब बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में या फोकस पर हो। सही है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में जब वस्तु हो या फोकस पर हो तो वस्तु का आकार बड़ा बनता है। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब कब बना, जब वक्रता केंद्र पर होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद हो गया इतना। अब ये देखिए छठवां कंडीशन, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ छठवें कंडीशन में क्या है कि प्रतिबिंब जो है ये बना है सीधा। ये छठवां कंडीशन, लो इससे लिख दे रहे, ये भी ऐसे चल रहा है। तो ये छठवां कंडीशन जो है इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। एकमात्र कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है। कब आभासी सीधा बनेगा, फोकस और दर्पण के बीच में जब वस्तु होगी तभी सीधा बनेगा, याद रखो। और बाकी हमेशा उल्टे बना है ना। और जब सीधा बनेगा तो आभासी होगा, जब सीधा बनेगा तो, और जब उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक है तो बताओ, देखो प्रतिबिंब बना है वास्तविक, अब ये बता दो उल्टा होगा सीधा होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब आभासी बना है तो, ठीक है, अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब समझ, ये देखिए जानिए, ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की कंडीशन याद हो गई।
अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल एक ही प्रकार से बनता है, इसमें अलग अलग कंडीशन नहीं होती हैं, इसमें अलग कंडीशन नहीं है। वस्तु को कहीं भी रखिए प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब ये लो बना दिए वक्रता केंद्र, ये बन गया फोकस बिंदु। ठीक है, तो वस्तु रख दो सामने, बहुत ही आसान है, एक ही प्रकार से बनेगा, हमेशा ऐसे ही बनता है प्रतिबिंब इसमें। ठीक है, कैसे ले आओगे, ये समांतर लेके आएंगे जब, ठीक, तो फोकस से होके जाती है। अब चूंकि इधर तो जाएगी नहीं, अब ये दूर जाएगी इसे, है ना। अब इसको दूर ले जाओ, वो भी फोकस के सीध में। तो देखिए तरीका क्या है, स्केल ऐसे रख लीजिए, यहाँ से डॉट लाइन से कर दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, वास्तव में इधर आएगी नहीं, लेकिन जो है पीछे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन, वक्रता केंद्र के सीध में जब आएगी, ये लो वक्रता केंद्र के सीध में, वक्रता केंद्र के सीध में इसको ले आइए। ठीक है, अब ये कहाँ मिल गई, यहाँ पर, जहाँ मिल जाएगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। आई बात समझ में, ये वक्रता केंद्र जब आएगी उसी मार्ग से वापस जाएगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा, और बनेगा कहाँ, फोकस और दर्पण के बीच में। और ये बना कैसा है, आभासी, सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। कहाँ बनेगा, फोकस व दर्पण के बीच में बनेगा। चलिए, ये आपकी प्रश्नावली इस प्रकार से हो गई ख़त्म। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप जो है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग है, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।